ऑर्गेनिक मैटर आपने बहुत सुना होगा कि भाई ऑर्गेनिक मैटर को हम एसिडिक सॉइल में डाल देते हैं। भाई ऑर्गेनिक मैटर सोडिक सॉइल है, वहाँ पे भी ऑर्गेनिक मैटर डाल दो, कुछ भी है भाई ऑर्गेनिक मैटर डाल दो, है ना। ऑर्गेनिक मैटर आपने पता नहीं कितनी बार सुना होगा कि भाई सॉइल अच्छा कर देगा, स्ट्रक्चर अच्छा कर देगा, इतनी सारी चीज़ें ऑर्गेनिक मैटर अच्छा कर देगा। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है ऑर्गेनिक मैटर में, है क्या ये एक्चुअल में ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो तीन जगह से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है, ठीक है। तीन जगह से इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है। क्या तीन चीज़ें? एक सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जहां आपसे कहता है कि माइक्रोफ्लोरा माइक्रोफाउना क्या होते हैं, तो ये सिंपल सिंपल से बनते हैं, ठीक है। अर्थवर्म किस में आ जाता है, तो ये सिंपल क्वेश्चन। दूसरा, ह्यूमस आपको सिंपल सी डेफिनेशन पूछता है आईसीआर में, अब डेफिनेशन लिखी है तो और कहीं क्यों जाना, वही डेफिनेशन कॉपी पेस्ट कर दी गई है ना। आईसीआर की डेफिनेशन है तो अच्छी बात है, और पूछता भी वही है कि कोलाइडल है, अमोर्फस है, उसके अलावा एक दो लाइन और उसमें ऐड करी हुई होती हैं। और उसके अलावा ह्यूमस के टाइप है ना, फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिन हो गया, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और फिर फंक्शन ऑफ ह्यूमस, ये तो आपको सबको पता है ना, एग्जाम में फंक्शन ऑफ ह्यूमस आएगा तो हर कोई भर भर के आंसर लिख सकता है, ठीक है। तो ये आपको ठीक है, ये भी डिस्कस जल्दी से कर लेंगे, है ना। बट मेन चीज़ आज की क्या है कि एक्चुअल में क्या कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर, की हम बोले जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक मैटर का मेन रोल क्या है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर का मेन रोल क्या है, तो पहले ऑर्गेनिक मैटर देखते हैं, उसके बाद हम लोग सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। तो देखो ऑर्गेनिक मैटर क्या हुआ, हम कहने के लिए कह देते हैं कि भाई कार्बन के साथ आपका ये चीज़ जुड़ा है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, कोई गलत बात भी नहीं है ना। आपकी ज़्यादातर लिविंग चीज़ें, प्लांट की बात करें, ठीक है, मेरी बात करें, आपकी बात करें, जानवरों की बात करें, इंसेक्ट की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सारी की सारी चीज़ों में आपका कार्बन आपको देखने को मिलेगा, जो भी लिविंग चीज़ें, ठीक है। उसमें होता क्या है, कार्बन जैसे हो गया आपका, ठीक है, कार्बन हो गया, वो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, इनमें से किसी ना किसी के साथ मतलब जुड़ा रहता है, ठीक है, तो जुड़ा रहता है। तो मेन चीज़ है कि आपका कार्बन के कंपाउंड होते हैं, कई सारे और भी एलिमेंट साथ में प्रेजेंट होंगे, उसी को हम बोल देते हैं कि भाई क्या है कि ये आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो अब देखो ऑर्गेनिक मैटर का रोल क्या हुआ, इस प्लांट को देखो, इस ट्री को देखो, ठीक है, ये भी आपका क्या है भाई ऑर्गेनिक है, कार्बन इसमें 45% से भी ज़्यादा प्रेजेंट होगा। अब इसमें भी देखो क्या होगा, प्लांट में आपको प्रोटीन भी मिलेगा, प्लांट में आपको सेलुलोज भी मिलेगा, प्लांट में आपको हेमी सेलुलोज भी मिलेगा, हेमी सेलुलोज, प्लांट में आपको लिग्निन भी मिलेगा। कहने का मतलब है सारे के सारे, ठीक है, ये जो मैंने कंपाउंड्स के नाम लिए, ठीक है, मैं अभी सिर्फ प्लांट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं प्लांट की लीफ को जूम कर दूँ, क्या करूँ, प्लांट को अगर मैं बड़ा कर दूँ, इसकी लीफ को मैं पकड़ लूँ, ठीक है, इसकी लीफ को मैं पकड़ लूँ और उसके अंदर देखूँ कि इस लीफ में क्या क्या प्रेजेंट है, तो इसकी लीफ में प्रोटीन भी है, इसकी लीफ में सेलुलोज भी है, मतलब कार्बन के बने अलग अलग कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या क्या कंपाउंड्स हो सकते हैं, वो अमीनो एसिड, प्रोटीन, आपका बहुत सारे आपका प्रोटीन होगा, प्रोटीन के भी आप जूम करोगे मतलब देखोगे भाई प्रोटीन किससे बना है, अमीनो एसिड से बना है ना। एटम से ही तो पूरी दुनिया बनी है, हम हैं, प्लांट, हर चीज़ एटम से बनी है, तो अमीनो एसिड फाइनली जाके एटम से बना हुआ है कि भाई कार्बन है, उसके साथ आपकी कई सारी चीज़ जुड़ी है, तो हमने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। दूसरा सेलुलोज हो गया, कार्बन की कंपाउंड होते हैं, आपस में लिंक होते हैं बहुत सारे कंपाउंड। तीसरा लिग्निन हो गया, देखो भाई लिग्निन का स्ट्रक्चर है ना, याद थोड़ी करना होता है बट पता होना चाहिए कि लिग्निन को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक। तो कहने का मतलब है अगर मैं इसकी लीफ में जाऊं तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। बट अब ये लीफ टूटेगी और जाएगी सॉइल में, लीफ टूटेगी जाएगी सॉइल में, बट ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से ये प्रोटीन आया, यहाँ से सेलुलोज आया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसको खाना शुरू कर दिया या प्लांट ने अपटेक कर दिया। ऐसा होता तो चीज़ें आसान हो जाती, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम आएगा। अब क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम आएगा, जहाँ ये लीफ वगैरह एक बार सॉइल में गिरी, जहाँ ये लीफ सॉइल में गिरी, ठीक है, सॉइल में गिरी, सॉइल इज अ लिविंग थिंग बोल देते हैं अब, है ना। पहले मानते थे साइंटिस्ट कि भाई सॉइल तो नॉन लिविंग है, इसमें क्या ही है, बट बाद में हमें दिखा माइक्रोस्कोप, तो हमने देखा नहीं भाई बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने तो यहाँ पे सरफेस में नहीं जितने सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर बहुत सारी लाखों माइक्रो, लाखों भी नहीं बिलियंस ट्रिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। उसके अलावा अर्थवर्म वगैरह घूमते रहते हैं, इंसेक्ट घूमते रहते हैं, तो ये सारा रोल प्ले करते हैं इन कंपाउंड्स को और छोटा और
ब्रेक करने में, ठीक है। अब जैसे मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बोलूँ तो क्या करेगा, वो इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा, तोड़ेगा। मतलब जैसे ये है आपका, मान लो वो इसको तोड़ रहा है और इससे नाइट्रोजन को यूज कर ले रहा है, ठीक है। या फिर वही यही काम हुआ ना आपका ऑर्गेनिक मैटर में, यही तो डिकम्पोजिशन हुआ कि वो धीरे धीरे इनको तोड़ेगा, इनको तोड़ के खुद के लिए इस न्यूट्रिएंट को यूज करेगा, ठीक। अब मान लो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अमीनो एसिड को यूज कर रहा है, अब उसके लिए नाइट्रोजन उसका आया, नाइट्रोजन को यूज कर रहा है। अब नाइट्रोजन थोड़ा ज़्यादा हो गया तो फिर वो क्या करेगा, वो नाइट्रोजन आपका सॉइल में प्रेजेंट है, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं चाहिए, ज़्यादा आपका एक्सेस में आ गया तो वो आपका प्लांट को मिल जाएगा, प्लांट उसको अपटेक कर लेगा, ठीक है। ऐसी बाकियों के साथ भी अलग अलग कहानी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या रोल है, किसका रोल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। वो इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद जो अलग अलग एलिमेंट्स आई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए वो उसको यूज कर लेगा। जो यूज नहीं करना है वो सॉइल में पड़ा है, प्लांट अपना अपटेक करे, जिस ऑर्गेनिज्म को चाहिए वो उसको यूज कर सकता है। कुछ आपके होते हैं, है ना, ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डीकम्पोजिशन रेट। जैसे बात करें प्रोटीन की या अमीनो एसिड, थोड़ा सा आसान होता है इनको ब्रेक करना, है ना। इसके अलावा मैंने तो एक दो लिखे हैं, आगे स्लाइड में आपको और मिल जाएंगे। स्टार्च है ना, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक साथ लिख दिया कि आपके इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, आपको डिकम्पोज करने में इसको टाइम लगता है, वो एक साथ लिख दिए। स्टार्च हो गया, जैसे आपका शुगर हो गए, तो इनको तोड़ना आसान होता है। ये जैसे अगर ये भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन वार्बन मिलेगा आपको, इनको ब्रेक करना आसान होता है, तो ये बहुत जल्दी ब्रेक करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर लेता है। बट जैसे सेलुलोज है, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है इसको तोड़ना। और अगर लिग्निन जैसे कंपाउंड आ गए ना, लिग्निन वगैरह से पूछते हैं ना आपसे, लिग्निन है, वैक्सेज होते हैं, रेजिन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इन कंपाउंड के स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतने आसान नहीं होते, और इनको ब्रेक करना भी मुश्किल होता है। तो इनको टूटने में टाइम लगता है, बहुत धीरे 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 जाके डिकम्पोज होते हैं, ठीक है। तो यही आपका मेन कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, है ना। ये तो आपका वही हो गया कि यही सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इंसेक्ट है, सब क्या करेंगे, ये जो भी आपके ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब जो भी आपके ये प्लांट की लीफ वगैरह में प्रेजेंट था उसको ब्रेक करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अमीनो एसिड सेलुलोज का सोर्स ही प्लांट ही होगा, है ना। प्रोटीन आपका अर्थोम में भी प्रेजेंट होगा। अब अर्थोम की अगर डेड हो गई तो उसकी बॉडी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेंगे, वहाँ से भी आपके प्रोटीन को ब्रेक करना शुरू कर देंगे। सेम चीज़ बाकी इंसेक्ट के साथ भी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद ही जब उनकी डेड मतलब बेचारे जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी डेथ हो जाएगी, जो कि रोज ही पता नहीं कितने लाखों मिलियंस में होती होगी, तो वो भी धीरे धीरे कार्बन के कंपाउंड को रिलीज करते जाएंगे। बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का करना क्या है, उसको ब्रेक करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कराएंगे, ठीक है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, डीकम्पोजिशन। क्या बोला हमने इस चीज़ को, डीकम्पोजिशन। मतलब क्या हुआ भाई डीकम्पोजिशन, यही कि आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे उनको सिंपल कंपाउंड में तोड़ा गया, ब्रेक किया गया, डीकम्पोजिशन। कंपोजिशन मतलब हमें पता है किसी चीज़ का क्या होता है भाई, किसी चीज़ का हम बोलते हैं ना कंपोजिशन है, कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। डीकम्पोजिशन मतलब कि हमने उसका कंपोजिशन चेंज कर दिया, कि वो आपका नाइट्रोजन से बना था, हमने चेंज करके उसमें सल्फर डाल दिया। मतलब कहने का मतलब है कंपोजिशन उसका चेंज हो गया, तो उसी को हमने बोल दिया डीकम्पोजिशन। तो ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर का जो कंपोजिशन था, जो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, वो अब चेंज हो रहा है इसका कंपोजिशन, और वो थोड़ा सिंपल फॉर्म में चेंज होता जा रहा है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भाई प्लांट को खाना कहाँ से मिलेगा, प्लांट को खाना यहीं से मिलेगा, ठीक है। हर प्लांट को नाइट्रोजन हम लोग यूरिया नहीं डालते, हम लोग अपनी क्रॉप्स को डालते हैं, क्योंकि वहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और वो हमारे लिए फ़ायदा है, ग्रेन्स वगैरह ज़्यादा मिलेंगे। अब जिस प्लांट को नहीं मिलेगा थोड़े ग्रेन्स कम बनाएगा, बट वो भी अपनी लाइफ गुजारेगा, ठीक है। कोई अमीर प्लांट हो गया उसको यूरिया दे रहे हो, कोई गरीब प्लांट है वो बेचारा ऑर्गेनिक मैटर से काम चला लेगा, है ना। तो ये बात है, तो ये डिकम्पोजिशन हुआ। अभी वही बात है ना कि अब कितना ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, कितना ही बेचारा नाइट्रोजन सप्लाई कर पाएगा, तो हो सकता है बहुत बार सफिशिएंट ना हो पाए, ठीक है। अब सफिशिएंट नहीं होता, जैसे हम लोग की क्रॉप के केस में इतनी सारी फसल लगाओगे तो सॉइल में इतना नाइट्रोजन थोड़ी है कि वो सबको दे देगा, तो हम लोग ऊपर से फर्टिलाइजर डालते हैं, यूरिया डालते हैं, एसएसपी डालते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा सके। तो यही मेन ऑर्गेनिक मैटर का रोल है। उसके आगे एक और चीज़ है, देखो सेलुलोज को तोड़ा, शुगर बना, आपका अलग अलग चीज़ें बनती रहती है, प्रोटीन तोड़ा, अमीनो एसिड बना, अमीनो एसिड तोड़ा और कुछ बना, तो ये चलता रहता है। बट फिर क्या होता है, ये जब एक बार सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वो भी धीरे धीरे टूटेगा, वो भी धीरे धीरे टूटेगा, यूज होता रहेगा। बट एक टाइम ऐसा आता है जब आपका फिर वापस से स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होने लगता है और ज़्यादा आपका स्टेबल होने लगता है, और उस चीज़ को हम कहते हैं ह्यूमस। क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। कि आपका फिर से अब और ज़्यादा डिकम्पोजिशन होता जा रहा है, और बहुत टाइम के बाद एक एकदम हार्ड सा, डार्क, हार्ड नहीं मतलब सॉफ्ट डार्क कलर का एक सब्सटेंस बनता है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। और सबसे खास बात इसकी ह्यूमस की ये होती है
कि अब बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ह्यूमस को ब्रेक करना आसान नहीं होता, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, बहुत पॉलीमरिक मतलब बहुत सारे रिंग वाले स्ट्रक्चर, बहुत टफ कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात बस की नहीं है उसको ब्रेक करना। तो ह्यूमस आपका बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है। तो ये तो बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। उसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। देखो भाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या हो गया? माइक्रोन। व्हाट इज माइक्रोन? माइक्रोन एक यूनिट है, जो चीज़ आपकी 10 की पावर -6 मीटर, मतलब एक छोटी सी डॉट के बराबर या फिर उससे भी छोटे साइज का होगा, वो जाके आपका माइक्रोन होता है। और उस साइज के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसको हमने बोल दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो देखो ना, इसका साइज आपका 5 माइक्रोन से कम है, किसका? माइक्रोफ्लोरा का, ठीक है। बैक्टीरिया फंजाई वैसे प्लांट के अंदर नहीं आते, बट इन्होंने माइक्रोफ्लोरा बोल दिया कि आपके माइक्रो मतलब बहुत छोटे साइज के, एक तरीके से प्लांट इन्होंने बोल दिया किसको? बैक्टीरिया एंड फंजाई को। तो याद रखना माइक्रोफ्लोरा में क्या आता है। ऐसे ही माइक्रोफाउना है कि बहुत छोटे छोटे एनिमल्स बोल दिया, हालांकि एनिमल में नहीं आते, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स फिर भी बोल दिया। तो 100 माइक्रोमीटर से आपका लगभग कम है। साइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है ना। प्रोटोजोआ नेमेटोड्स कि माइक्रोफ्लोरा का एग्जांपल क्या है, माइक्रोफोना का एग्जांपल क्या है। उसके अलावा मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जैसे मीजो ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, जो आपका साइज यहाँ पे 2 mm तक चला गया, ठीक है। तो आपका स्प्रिंग टेल्स, माइट वगैरह, एंटोमोलॉजी में ब्रीथ में आप हल्का सा देखते हो तो हुई कि माइट क्या है, आपका स्प्रिंग टेल्स क्या है, ठीक है। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, साइज थोड़ा और बड़ा हो गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ अर्थवॉर्म आ गया। और अर्थवॉर्म तो भाई हम लोग सॉइल साइंस में भी पढ़ते हैं, ये है ना, वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका अर्थवॉर्म। मिलीपीड वगैरह ये सब इंसेक्ट हैं आपके, स्नेल्स हो गए है ना, स्लग्स हो गए, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे हो गए, तो ये ध्यान रखना, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स ध्यान रखना। वैसे अर्थवॉर्म आपका 20 mm से तो बड़ा हो ही जाता है, ठीक है। 20 mm कितना हुआ आपका? 2 सेंटीमीटर, तो अर्थवॉर्म तो थोड़ा सा उससे बड़ा हो ही जाएगा, ठीक है। और ऑन एन एवरेज इतना साइज लगभग रहता है। तो अर्थवॉर्म इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पे, वो ध्यान रखना। उसके अलावा इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी है कि एल्गी भी हो सकता है और रूट्स भी हो सकता है, क्योंकि ये सब डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्योंकि रूट्स क्या करेगा? थोड़ी बहुत एसिड वगैरह सिक्रीट करेगा, और वो भी थोड़ा हेल्प करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर का कंपोजिशन वगैरह चेंज होता रहे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ह्यूमस की डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ह्यूमस की डेफिनेशन है ना। देखो, बनाने के लिए मैं खुद ही बना दूं 2 लाइन में डेफिनेशन, है ना, बट आईसीआर की अच्छी खासी डेफिनेशन उनकी वेबसाइट में उन्होंने लिखी हुई है, ठीक। देखो, बाकी कंटेंट भी ऐसा नहीं है आपका, वो आपकी कुछ ज़्यादातर FAO की वेबसाइट है ना, आपका फूड FAO, ठीक है, इसकी आपकी वेबसाइट से वो ज़्यादातर आपका कंटेंट आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ऑथेंटिक ही है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी बुक से देखा हुआ है, ऑथेंटिक कंटेंट है आपका, ठीक है। ह्यूमस, देखो भाई ह्यूमस क्या है? ह्यूमस क्या हुआ, जो आपका ऑर्गेनिक, आपके जो वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में चीज़ें थी वो टूट के थोड़ा सिंपल बन रही थी, और उसका भी डिकम्पोजिशन होता जा रहा है, वो भी और चेंज होते जा रहे हैं, और फाइनली जाके बन जाएगा ह्यूमस, बन जाएगा जो क्या होगा? स्टेबल होगा, ठीक है। मोर और लेस स्टेबल फ्रैक्शन ऑर्गेनिक मैटर का, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का क्या है? ये स्टेबल फ्रैक्शन है, स्टेबल है। जो आपका मेजर पोर्शन, मैक्सिमम जब आपका जो भी ऑर्गेनिक मैटर था मैक्सिमम डिकम्पोज हो चुका है, मैक्सिमम उसमें चेंजेस जो आने थे वो आ चुके हैं, तो उसके बाद जो बनेगा वही होगा आपका ह्यूमस होगा। उसके अलावा इसका कलर डार्क और ब्राउन कलर, अभी इसके हम टाइप देख लेंगे, वो फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, डार्क ब्राउन कलर का आपको जनरली देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा देखो लिखा है हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। अब उतना जल्दी डिकम्पोजिशन यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। पॉलीमेरिक कंपाउंड्स है ना, पॉलीमेरिक होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है ये, वही वाली बात है ना। पॉलीमेरिक क्या हो गया आपके, कि इनके ना स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, अलग अलग से होते हैं, जैसे बेंजीन वेंजीन के पता नहीं कितनी रिंग्स मिलेंगे, अलग अलग टाइप के कंपाउंड यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा भाई ये वाली लाइन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दे आर अमोर्फस एंड कोलाइडल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अमोर्फस का मतलब होता है कि किसी चीज जिसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। कोई पर्टिकुलर, कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे हम मिनरल्स में बोलते हैं, हम कहते हैं भाई मिनरल है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, बट यहाँ पे ह्यूमस के केस में कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम इसको कहते हैं अमोर्फस, इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके अलावा हम कहते हैं कोलाइडल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कोलाइडल भाई इसलिए क्योंकि इसका साइज कम होता है, इसका साइज क्या है? कम होता है। जनरली हम कहते हैं कि 1 माइक्रोमीटर से साइज अगर कम है तो वो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर आ जाते हैं। तो ह्यूमस का साइज भी उससे कम होता है, और भाई कोलाइडल होते हैं तो वो फिर थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टीज भी शो करता है, जो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ठीक है।
कोलाइडल होता है, ये अमोर्फस कोलाइडल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ह्यूमस के रिगार्डिंग। कंपोजिशन देख लो, मैक्सिमम आपका यहाँ पे कार्बन है 58%। अगर आपको याद हो तो एक हम पढ़ते हैं बेमिलन फैक्टर, है ना, बेमिलन फैक्टर, स्पेलिंग देखते रहना, बेमिलन फैक्टर जो आपका 1.723 होता है कि आप ऑर्गेनिक कार्बन को अगर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है। ठीक है, तो ये फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है और इसी के बेसिस पे फैक्टर बनाया गया है कि आपका ऑर्गेनिक मैटर में ऑन एन एवरेज 58% कार्बन होता है। ठीक है, उसके अलावा ठीक है इसमें नाइट्रोजन वगैरह भी प्रेजेंट है और CN रेशियो इंपॉर्टेंट है ही, ऑब्वियस सी बात है, 10:1 से 12:1 होता है। इंडियन सॉइल की एज ऑन एन एवरेज बात करते हैं तो उसका भी 10:1 के अराउंड ही आपका CN रेशियो होता है। ऑर्गेनिक मैटर का भी 10:1 के अराउंड आपका CN रेशियो देखने को मिलता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये वही चीज़ें हैं कि आपका जो लिग्निन था जिसको ब्रेक करना आसान नहीं होता और धीरे धीरे ब्रेक करता है तो अलग अलग पॉलीफिनोल्स बनते हैं, फिनोलिक एसिड बनते हैं ना, फिर ह्यूमस बनने के चांस रहते हैं। प्रोटीन होगा, प्रोटीन ब्रेक करेगा तो अमीनो एसिड बनेंगे। ठीक है, अमीनो एसिड से बनता है पॉलीपेप्टाइड, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड हैं और फिर उससे बन जाता है प्रोटीन, तो वो टूटेगा अमीनो एसिड बन जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो शुगर बन जाएगा। ठीक है, तो शुगर जो बनता है ना, शुगर को थोड़ा सा आसान होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ी जल्दी यूज कर लेता है। ठीक, ठीक है, कंपाउंड एंड फंक्शन वगैरह हटाइए, पहले हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स की। ठीक है, तो देखो 3 टाइप के, फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिन। यहाँ पे हमने एसिड वर्ड यूज़ किया है, क्यों? मैंने आपको बताया ना, एसिड ह्यूमस क्या है आपका एक वीक एसिड है, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है आपका, इसमें फिनोलिक ग्रुप है ना, मतलब ये सब वीक एसिड होते हैं। थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, कार्बन को ये वो करते हैं, मतलब जैसे ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, इस तरीके से बनाते हैं, ये आपका हो जाता है क्या, फिनोलिक ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये वीक एसिड है, मतलब ये थोड़ा थोड़ा हाइड्रोजन यहाँ से टूट सकता है और H+ रिलीज हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक होगा और ये ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है, तो इसलिए क्या है, एक वीक एसिड है, थोड़ा थोड़ा हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है पर बहुत ज़्यादा भी नहीं करेगा, वीक एसिड है, तो इसलिए इनके आगे हमने एसिड वर्ड लगा दिया। बस आपको यहाँ पे दो एक एक बात याद रखनी है। फल्विक एसिड देखो आपका क्या है, कंपेरिजन अगर हम करें ना तो ह्यूमिन आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो जल्दी नहीं टूटेगा। फल्विक एसिड को आप वाटर में डिजोल्व करोगे, डिजोल्व हो जाएगा। इन तीनों में ये इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस क्या है। फल्विक में क्या है, पानी में डालोगे घुल जाएगा, कोई भी पीएच हो। ह्यूमिक एसिड की बात करें, पानी में डालोगे घुल जाएगा, अगर पीएच बहुत कम है या एसिडिक पीएच है तब नहीं घुलेगा। 2 से भी अगर कम पीएच चला गया तभी नहीं घुलेगा, बाकी वरना वो पानी में घुल जाएगा। इंपॉर्टेंट होता है ये डिफरेंस। और ह्यूमिन है वो आपका क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा किसी भी पीएच में। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक, इसको देखो, एक और मैं आपको सिंपल सी चीज़ बोलूँ, क्योंकि कहीं कहीं पे पता क्या लिखा होता है कि आपका जो फल्विक एसिड है ये आपका एसिड और बेस, या फिर एसिड या और एल्कलाइन कंडीशन दोनों में आपका क्या होगा, सोल्यूबल होगा। आपका अगर हम ह्यूमिक की बात करें तो उसको हम कहते हैं कि ये एल्कली में सोल्यूबल हो जाएगा, बट एसिडिक में सोल्यूबल नहीं होगा, या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसका पीएच बहुत कम है उसमें ये डिजोल्व क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, बाकी एल्कली में क्या होगा, ये भी डिजोल्व हो जाएगा, बट ह्यूमिन आपका एसिड और एल्कली दोनों में ही डिजोल्व नहीं होगा। कलर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका थोड़ा येलोविश है, इसका डार्क ब्राउन है और इसका ह्यूमिन का एकदम ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। बाकी फल्विक एसिड के बारे में कह रहा है कि आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है और फॉरेस्ट वगैरह में ज़्यादा है, और जो आपका ह्यूमिक एसिड है वो आपके फार्म लैंड्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। देखो मेन चीज़ आपकी यहाँ पे यही थी, उसके अलावा अच्छा हाँ ये भी मेन चीज़ है भाई, ये भी मेन चीज़ है। ठीक है, ठीक है, आपके ऑर्गेनिक मैटर का सोर्स लिखा हुआ है ऊपर कि क्या क्या है वो, चलो ठीक है, ये भी ठीक है, मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये डिकम्पोजिशन रेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, क्योंकि शुगर, स्टार्च, प्रोटीन ये क्या होते हैं, ये बहुत जल्दी डिकम्पोज कर जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको जल्दी ब्रेक करता है, तोड़ देता है। सेलुलोज की बात करें और फैट की बात करें, इनका डिकम्पोजिशन रेट अब थोड़ा स्लो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक करता है पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बट अगर हम बात करते हैं लिग्निन की, रेजिन्स की, वैक्सेस की, तो इनको डिकम्पोज करना मुश्किल होता है। तो कई बार पूछता है आपसे कि इनमें से कौन सा है ऑर्गेनिक मैटर का पार्ट जो इजीली डिकम्पोज नहीं करेगा, तो वो आपके ये सब आ जाते हैं, लिग्निन्स, रेजिन, वैक्सेस, ये सारी चीज़ें आती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका वही सब था। बाकी आपके फंक्शन लिखे हैं कि आपका वो टॉक्सिक वगैरह हटाएगा, क्योंकि ह्यूमस कई बार क्या करता है, मेटल्स वगैरह को थोड़ा अपने साथ बाइंड कर लेता है ना। आपके ह्यूमस की पीएच ज़्यादा होता है, अब सॉरी पीएच कह रहा हूँ, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है और बफरिंग कैपेसिटी वगैरह भी करता है कि पीएच को बहुत जल्दी भी चेंज नहीं होने देगा। वीक एसिड का भी काम कर रहा है, अगर पीएच चेंज हो रहा है, अगर पीएच बढ़ रहा है तो थोड़ा सा H+ रिलीज कर लेगा। ठीक है, तो ये वही वाली बातें यहाँ पे लिखी हुई है।
उसके अलावा बस ये आपके वही है जो आप एग्जाम में लिखते हो। अगर कभी पूछ ले आपसे कि व्हाट इज ह्यूमस, तो आप जो स्टोरी लिख सकते हो कि सॉइल स्ट्रक्चर को अच्छा करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, न्यूट्रिएंट अपटेक में हेल्प करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करा देगा, बहुत सारी चीज़ें करा देगा। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, इसलिए मैं इतना वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फिर थोड़ा सा स्टोरी जैसा बन जाता है ना कि ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है। वही चीज़ें जो मैंने बोला वही चीज़ें आपकी यहाँ पे मेनली लिखी हुई है कि बफर करता है ना, कि क्या क्या ये चीज़ें करता है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए ये इतना ही था आपका, जितना शॉर्ट हो सकता था उतने शॉर्ट में कोशिश करी है आपको ऑर्गेनिक मैटर बताने की, और मेनली आपको ह्यूमस को बताने की, ठीक है। ठीक है, समझना है समझ लो थोड़ा सा, अच्छी बात है। वरना बाकी यहाँ पे आपको टेबल भी मिला, वो एटलीस्ट जरूर देख लेना, है ना, क्योंकि पूछ लेते कई बार एग्जाम में पूछ लेते। ह्यूमस तो पूछ ही लेते हैं, अब फल्विक एसिड ह्यूमिक एसिड हल्का सा ही तो है, थोड़ा सा आइडिया रखो उसका, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी थोड़ा थोड़ा आइडिया रखो, ठीक है गाइज। ये आपके लिए आज के टॉपिक के लिए था। अब आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, ठीक है, किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट।